A very warm welcome to all of you. Today we start with a new topic, that is recruitment, selection, induction and orientation. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले रिक्रूटमेंट से. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जनरली क्या होता है, लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, या रिक्रूटमेंट की हम रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं या ऐसे बोल देते हैं. बट यू सी देयर इज़ अ वेरी क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट होता है जब आप इन्विटेशंस भेजते हैं या आप जाते हैं किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए, और सिलेक्शन होता है जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं. इसलिए कहते हैं कि रिक्रूटमेंट जो है एक पॉजिटिव प्रोसेस है. इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि हम नौकरी देने जा रहे हैं, नौकरी पे रखने लोगों को जा रहे हैं. लेकिन सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है. वर्ड सिलेक्शन है लेकिन ये नेगेटिव प्रोसेस है. क्यों नेगेटिव प्रोसेस है? क्योंकि ये बेसिकली सिलेक्शन है ऑफ द राइट कैंडिडेट, और जो बाकी लोग होते हैं उनको हटा दिया जाता है या उनको नहीं रखा जाता है. बेसिकली एट एवरी लेवल वील स्टडी दिस लेटर ऑन कि हर एक सिलेक्शन के प्रोसेस में, हर एक सिलेक्शन के स्टेप में देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेप्स एंड एट एवरी स्टेप पीपल एलिमिनेटेड बिकॉज दे एलिमिनेटेड इट इज सेड टू बी अ नेगेटिव प्रोसेस, राइट. अब व्हाट इज रिक्रूटमेंट? तो पहले क्या होता है, सबसे पहले हमने जॉब एनालिसिस किया. यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट एंड सी द स्लाइड एंड द वीडियो ऑन जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस व्हाट इट इज, यू फाइंड द अमाउंट ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन जॉब, राइट. जब आपने जॉब एनालिसिस कर लिया उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आता है, ठीक है. अब रिक्रूटमेंट होता है कि भैया आपने जॉब एनालिसिस कर लिया, आपको पता चल गया आपको क्या जॉब कराना है, आपको कैसे लोग चाहिए. जब आप वो जॉब आप पता कर लेते हैं तब हम क्या करते हैं, हम अब ढूंढेंगे कि हमको एक्चुअली सूटेबल कैंडिडेट्स जो मेरे काम करने के लिए परफेक्ट है कहाँ मिलेगा, जो उनको इनकी प्रॉपर लोकेशन देखेंगे और उसके बाद कैंडिडेचर ऑफर करेंगे. और सिलेक्शन होता है क्या है, उन सूटेबल कैंडिडेट्स में जो सबसे बेस्ट सूटेड फॉर द जॉब होता है उसको सिलेक्ट करना और बाकी अनफिट वाले लोगों को रिजेक्ट करना. नाउ व्हाट इज रिक्रूटमेंट? इट इज लोकेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग पीपल इन सेंस टू अप्लाई फॉर द जॉब. If you're working in a college, if you're studying in a college, so what happens is campus recruitment के लिए बहुत लोग आते हैं, तो क्या आप सबका भरते हैं? नहीं ना. उसी तरह पेपर में एडवर्टीजमेंट्स काफ़ी कंपनीज के निकलते हैं, तो वी डोंट अप्लाई फॉर ऑल द कंपनीज, वी अप्लाई फॉर दोज विच आर फिट फॉर अस. तो क्या है ना कि आपको सही कैंडिडेट अपने लिए यू हैव टू हंट फॉर देम सो दैट योर वर्क गोज ऑन स्मूथली. फ्लिपो कहते हैं कि रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग एंड encouraging them to apply for jobs in an organization. रिक्रूटमेंट क्या होता है कि प्रोसेस होता है कि प्रोस्पेक्टिव जो सही एम्प्लॉयज आपके लिए काम कर रहे हैं उनको ढूंढना और उनको मोटिवेट करना कि भाई आप हमारे यहाँ अप्लाई करो. ये होता है एक सोर्स, ठीक है, एक प्रोसेस होता है डिस्कवर करने का, मैन सोर्स, कि हम कहाँ से मैन पावर को अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि एक इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस चल सके. Recruitment also means attracting candidates, which is primarily a matter of identifying, evaluating, and using the most appropriate source of applicants. Lots of applicants are available, no? But you have to, find that employee जो सही है आपके काम के लिए, जो आपके काम को इतने बढ़िया से करे, जिसका मोरल हाई हो, जो मोटिवेटेड हो, राइट. Recruitment also says it is a process of finding capable candidates. Now, अभी क्या है, इसका रिक्रूटमेंट का जो आपका प्रोसेस होगा, तो you'll have a pool of candidates. एक प्रोसेस होता है, फीचर्स होता है जो हम आगे कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, इट अट्रैक्ट्स अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलते हैं ताकि आप उन लोगों में से जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट कर सके. नाउ फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, पहला है, इट इज़ अ पॉजिटिव एक्ट, as I said earlier, because it is attracting a lot of good people, a lot of applicants. उनको अपने organization में to employ them, to make them work for them. तो क्या होता है, it is a positive act.
दूसरा बोलता है कि रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस और अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, एक सिंगल एक्ट नहीं है कि आप उसको रिक्रूटमेंट करके खत्म करिए, एक प्रोसेस है पूरा, एक लंबा चौड़ा, एंड विल डिस्कस दिस, राइट। उसके बाद बेसिक पर्पस क्या है रिक्रूटमेंट का, कि आप ढूंढे, एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढे कि सोर्स ऑफ पीपल कहाँ है, जहाँ पे आप ऐसे लोगों को यू फाइंड द सोर्स ऑफ पीपल जो जॉब रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं और अपने आप को एम्प्लॉयमेंट के लिए वो प्रेजेंट कर रहे हैं। Then it represents the first contract that an organization has with the potential employees. इससे पहले हमने क्या किया था, हमने जॉब एनालिसिस किया था। जॉब एनालिसिस किया था, ऑर्गेनाइजेशन अपने जॉब पे, अपने यहाँ के जॉब का एनालिसिस करता है और मैन पावर प्लानिंग करता है। एंड ये फर्स्ट टाइम है जब वो बाहर जाता है, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू रीच आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हु कैन वर्क फॉर देम, राइट। एम क्या है, एम यही है कि भैया हमें हमारे जो गोल्स हैं उसे मीट करने के लिए पोटेंशियल सूटेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयज या सोर्स ऑफ कैंडिडेट्स मिल सके। इट इज अ परवेसिव फंक्शन मीनिंग इट इज प्रेजेंट इन द ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड देखिए क्या होता है ना कि आप ये नहीं कि मिडिल लेवल या लो लेवल या हाई लेवल पे ही रिक्रूटमेंट होता है, सब जगह होता है, राइट। और हर एक जगह में हर एक जैसा भी एनवायरनमेंट होता है उसे चेंज करता है। देन it is a seventh point, the feature of recruitment is it is a two-way process. एक में recruiter होता है and there is a recruitee. Recruiter is one who recruits, a recruitee is one who applies. ठीक है, अब recruiter को है कि वो उसको select करना है, choose करना है। उसी तरह से prospective employees वो choose कर सकते हैं कि मुझे उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है या नहीं जाना है। Then they say that recruitment is a complex process because a lot of factors are employed. You see, as an individual, if we apply to an organization, तो हम क्या देखते हैं कि भैया हमारी सैलरी पैकेज क्या होगी, वहाँ पे हमारी छुट्टियाँ कब मिलेंगी, उस कंपनी का एक्चुअली पब्लिक में इमेज कैसा है, उसका गुडविल कैसा है, उसका शेयर वैल्यू कैसा है, उसका शेयर होल्डर्स का वैल्यू कैसा है। ठीक है, ये सारे चीज़ सिर्फ रिक्रूटर वो सिलेक्ट नहीं करे, वो भी जो एम्प्लॉय कर रहा है, जो पर्सन अपना कैंडिडेचर प्रोवाइड कर रहा है, वो भी देखेगा कि मुझे क्या कंपनसेशन मिलेगा, उसका पास्ट रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड क्या है, प्लस गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं कुछ रिजर्वेशन के, ठीक है, ये भी कभी कभी कॉन्स्ट्रेन हो जाता है फॉर द फ्रीडम ऑफ द मैनेजमेंट टू रिक्रूटमेंट। सो कि गवर्नमेंट को पहले जो रिजर्व क्लासेस है उनको पहले रिक्रूट करना पड़ता है। तो क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशंस ये सारे चीज़ देखते हैं। नाउ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, रिक्रूटमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। अब नाउ वी आर स्टडीइंग द नेक्स्ट पार्ट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब व्हेन डज द रिक्रूटमेंट स्टार्ट। रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मार्केटिंग, प्रोडक्शन, HR, फाइनेंस, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो मार्केटिंग वाले लोगों ने देखा कि उनके पास लोगों की कमी हो रही है, या फिर कुछ भी इंटरनल एनालिसिस किया तो उन्हें लगा कि उन्हें नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, या फिर मान लीजिए कंपनी ने एक्सपेंशन का सोचा या डाइवर्सिफिकेशन का सोचा तो उसे नए एक्सपर्ट्स चाहिए, एक्सपेंशन का सोचा तो उसे नए और एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो क्या होता है, वो जॉब एनालिसिस करते हैं और एक डिटेल लिस्ट बना के HR डिपार्टमेंट को देते हैं कि भैया मेरे को ये इतने सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो फर्स्ट then the foremost step in a recruitment process is it begins with the HR department gets a requisition request for the recruitment for any department of the कंपनी। उनको कौन सा पोजीशन चाहिए, क्या ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा, ये सब सारा चीज उन्हें देना है। देन क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज लोकेटिंग एंड डेवलपिंग द सोर्स ऑफ रिक्वायर्ड टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। कि आप पहले आपको मिल गया, पहले HR डिपार्टमेंट को मिल गया कि भैया मुझे इतने नए नए कैंडिडेट्स चाहिए। दूसरा अब क्या करेंगे, वो लोकेट करने की कोशिश करेंगे और डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि हमें आफ्टर ऑल ऐसे एम्प्लॉयज कहाँ मिलेंगे, राइट। जब उन्होंने डेवलप कर लिया तो वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उन्हें रिक्वेस्ट मिला काम करने का, देन दे व्हाट दे डू इज दे डेवलप द रिसोर्सेज, मतलब एरियाज ढूंढते हैं। उसके बाद क्या है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को ढूंढते हैं, फिर
जब प्रोस्पेक्टिव्स को एम्प्लॉयज़ को ढूंढ लिया, फिर वो उनको कम्युनिकेट करते हैं कि देखिए भैया यहाँ पे जॉब की वैकेंसी है, आप यहाँ पे अप्लाई करो, राइट। जब आप उनको कम्युनिकेट कर दिए, उसके बाद आप मोटिवेट करते हैं कि भैया आप हमारे यहाँ अप्लाई कीजिए। और उसके बाद जो भी इवेल्युएटिंग, द लास्ट प्रोसेस इज इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यू सी, सपोज यू आर इन अ कॉलेज, सो व्हाट हैपेंस इज द एचआर डिपार्टमेंट के पास आया कि मार्केटिंग में चाहिए, अभी तो उन लोगों को चाहिए कि उनको फ्रेशर्स चाहिए, तो क्या करेंगे वो वहाँ जाके पहले ढूंढेंगे कि नहीं भाई हमको कॉलेज जाना है, कौन से कॉलेज जाना है वो देखना है। एम्प्लॉयज़ को देखेंगे कि बीबीए वाले देख रहे हैं, एमबीए वाले देख रहे हैं, एमकॉम वाले देख रहे हैं, मार्केटिंग वाले देख रहे हैं, कैसे वो लोग देख रहे हैं वो देखेंगे। उसके बाद क्या है, एक मान लीजिए प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ कंपनी ने बनाया, या फिर उन्होंने कंपनी को दे सेंड अ लेटर टू दी ऑर्गेनाइजेशन, टू द कॉलेज, कि देखिए भैया मेरे को आप इतना इतना रिक्रूटमेंट करने का है, यू प्लीज फॉलो अप द प्रोसेस। उसके बाद क्या है कि आप एक पीपीटी टाइप का बनाते हैं, अब आप ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज में दिखाते हैं कि देखिए कितना बढ़िया कॉलेज है, ताकि आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि इसको अप्लाई करो। उसके बाद देखते हैं कि कितने लोग एक्चुअली अप्लाई कर रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इस कहाँ से आप एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। इसके कुछ इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी ले सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज मतलब क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेज इज व्हाट इज द एम्प्लॉयज़ व्हिच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इंटरनल सोर्सेज में क्या क्या आ जाएंगे, ट्रांसफर, प्रमोशन, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। और एक्सटर्नल सोर्सेज इस एक आपका बहुत सारा हो सकता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एम्प्लॉय एक्सचेंज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड लॉट ऑफ स्टफ। वी विल डिस्कस दिस, राइट। ना इंटरनल रिसोर्सेज क्या होता है कि जब मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आती है, तो यू हैव एम्प्लॉयज विच हु आर ऑलरेडी देयर इन योर पेरोल, ठीक है। तो क्या होता है, इंटरनल ट्रांसफर में, इधर इंटरनल रिसोर्सेज में इधर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, डिमोशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ट्रांसफर में क्या होता है कि उस पर्सन को एक जॉब से सिमिलर जॉब में, दूसरे जॉब में भेज रहा है, ठीक है, जहाँ पे उनकी रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज किसी में चेंज नहीं हो रहा है। बस क्या है ना कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन सोचा कि उसको डाइवर्सिफाई करना है, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट उन्होंने भेज दिया, जहाँ पे उनके सैलरी नहीं बढ़ी, उसकी रैंक नहीं बढ़ी, बट इट इज जस्ट द शिफ्ट ऑफ द प्लेसेस, ट्रांसफर ऑफ द प्लेसेस। प्रमोशंस क्या होता है, प्रमोशंस वी ऑल नो कि आपको बेटर रैंक, बेटर सैलरी, बेटर पोजीशन के साथ आपको हायर पोजीशन में भेजा जा रहा है। प्रेजेंट एम्प्लॉयज देखिए क्या होता है कि अभी मैनेजमेंट अगर मान लीजिए अभी ढूंढ रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे, उनको पता चला कि यहाँ पे वैकेंसी है, तो वो क्या करेंगे, अपने रिलेशनशिप में या कोई ऐसे लोगों को जिनको वो ऑलरेडी जानते हैं, उसको एज पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ वो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको हम रिकमेंड कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आप चेंज करके, आप यूज़ करके देखिए। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेस हो जाता है कि ये मोरल इंप्रूव करता है, एज इन कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी को हायर पोस्ट पे भेजते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, तो बाकी सारे, एक तो वो खुश होता ही ऑब्वियसली कि मेरे मेहनत को अप्रिशिएट किया गया है, साथ ही साथ ये भी होता है कि जो बाकी एम्प्लॉयज़ जो है वो और मेहनत करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें भी ये मौका मिले। फिर होता है कि देयर इज नो एरर इन सिलेक्शन, एज इन ऑलरेडी एक लंबा चौड़ा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू ये लोग आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनका तो पूरा रिकॉर्ड है ही उनके काम करने का, तो दे नो, द ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी नोज द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो क्या है ना कि उनको उस पोस्ट में पता है कि ये आदमी सूटेड है, तो देयर इज नो एरर इन सिलेक्शन। Then promotes loyalty. If you are transferred to some place where or somebody is getting a job on your recommendation, or you're promoted, the kind of commitment towards the organization increases. It is a known hasty decision, as in कि कोई hasty decision नहीं है, ऑलरेडी वो एम्प्लॉय लंबे टाइम से काम कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, hasty मतलब जल्दबाजी में, कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आदमी ऑलरेडी काम कर रहा होता है और अचानक से you need employees to work for you. So what happens is, if you
you know, if the employee is already working there, so there is no problem. आराम से आप कोई बिना जल्दबाजी के डिसीजन के, हमें पता है वो आदमी काम करने के लिए बेहतर है, तो आप उसको वहाँ पे एम्प्लॉय कर दे रहे हैं. देन इकोनॉमी एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, बिकॉज इंडक्शन, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग में पैसे लगते हैं, टाइम लगते हैं, उस सब चीज़ में पैसे बच जा रहे हैं. एंड इट इनकरेजेस डेवलपमेंट एज पीपल, यू नो, जैसे उनका मोरल बढ़ा है और मोटिवेट हो रहे हैं बेहतर काम करने के लिए, साथ ही साथ वो ताकि बेहतर पोजीशन पे जा सके तो वो अपनी स्किल्स को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे. दिस इज व्हाट इज सेल्फ डेवलपमेंट. नाउ डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो जाते हैं कि पहला क्या है कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में देयर सम, यू नो, पीपल हु आर ऑब्वियसली वेरी केपेबल, बट इट इज डिस्करेजिंग अदर केपेबल पीपल्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू जॉइन द कंसर्न. देयर मे बी मोर केपेबल पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा क्या है कि कभी कभी आप सोचते हैं कि इंटरनल सोर्सेज पे ही रिलाई करके आप रह दे रहे हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज का पूरा पता नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी कोई काम के लिए कोई आप ढूंढेंगे किसी वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए, तो प्रॉबेबली उस काम लायक आपको तुरंत में आदमी या बंदा नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय नहीं मिलेगा. देन देयर विल बी प्रॉब्लम. Then, for posts requiring innovative and creative thinking, this method of recruitment cannot be followed. You see, what happens is suppose I am working on an organization or somebody is working in an organization for past 15 years. राइट. तो आपको अगर नया जगह में आपको नए प्लेस में आपको भेजना, तो मेरा क्या है ना, जब हम 15 साल से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ढल जाते हैं. तो आप जैसा ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर सोचते हैं वैसे आप सोच सकते हैं. इट्स लाइक यू बिकम द पार्ट ऑफ इट. बट सपोज यू आर लुकिंग फॉर टोटली डाइवर्सिफाइड थिंग, तो यू नीड फ्रेश ब्लड, यू नीड फ्रेश थिंकिंग. आपको नए लोग चाहिए ताकि वो नए तरीके से काम शुरू कर सके, नए तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सके. देन हेंस दे से कि आप इंटरनली लोगों को ना लो, एक्सटर्नल लो जो फ्रेश आइडियाज के साथ आए, नए आइडियाज के साथ आए, नए इनोवेटिव मेथड्स के साथ आए. और समटाइम्स प्रमोशन में अगर सीनियोरिटी को ही लिया जाए तो इनकेपेबल लोग भी आगे जा सकते हैं, वो जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ इट, राइट. लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये बहुत अच्छा रहता है, बशर्ते यू नो कि नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म नहीं फॉलो हो. और दूसरा, अगर आदमी एम्प्लॉय कर रहा है, जो हमने बोला प्रेजेंट एम्प्लॉयज के रिकमेंडेशन से लोग आ रहे हैं, तो सूटेबल कैंडिडेट्स आए, वो फेवरेटिज्म वाला नहीं आए, कोई भी नहीं आए, वो बायसनेस नहीं हो, फेवरेटिज्म नहीं हो, बल्कि प्रॉपर गुड कैंडिडेट्स आर एम्प्लॉयड एट द पोजीशंस. नाउ व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज? एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके बहुत सारे आ जाते हैं. कि जब एक्सटर्नल सोर्सेज होता है कि जब आप बाहर के लोगों को बोल रहे हैं कि आप आओ हमारे यहाँ, अब यू कम एंड गिव योर एप्लीकेशन फॉर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो पहला इसके लिए क्या है, पहला तरीका एडवर्टीजमेंट. वी ऑल नो, ठीक है, कि आपका मान लीजिए आप जो भी एनालिसिस हुआ, जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के साथ न्यूज़पेपर में डाला जाता है कि आप इसमें आप लोग चाहे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं. कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती है, तो उसे ब्लाइंड एडवर्टीजमेंट कहते हैं. जब सारा जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशंस लिख दिया, बस कंपनी का नाम नहीं बताया और उनको पोस्ट बैग नंबर या पोस्ट बॉक्स नंबर दे दिया, एंड थ्रू एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो लोग अप्लाई करते हैं. देन इज द एम्प्लॉय एक्सचेंजेस. Because see, there are 3 types of labors. I've said this in the earlier slides as well. Unskilled, semi-skilled and skilled labors. तो किस टाइप की लेबर काम करना चाहते हैं, आपको कैसा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कैसे लेबर चाहिए, कैसे एम्प्लॉय चाहिए. तो देयर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो क्या कहते हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं जिन्हें नौकरी चाहिए होती है, वो जनरली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अपना बायोडेटा दे के रखते हैं. तो जब किसी कंपनी को ज़रूरत होती है तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाते हैं. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो आपको जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ है उसमें से छांट के उनको बोलते हैं कि आप जाओ भाई, ऐसा ऐसा निकला हुआ वैकेंसी, एंड ये अप्लाई, एंड इन रिटर्न दे गेट देयर शेयर ऑफ मनी. देन स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. वी ऑल नो कि यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट होता है जहाँ स्कूल्स कॉलेजेस आता है. देन रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. देखिए प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ तो है ही, कभी कभी ओल्ड एम्प्लॉयज़ या प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ में से रिकमेंडेशन होती है कि बाहर से लोग आए और अप्लाई करें. दिस आई सेड अगर फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, वो सही एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं कि अप्लाई करने के लिए.
देन फैक्ट्री गेट्स का मतलब ये हुआ कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ऐसी कैजुअल वर्कर टाइप आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास रोज़ आते हैं, जो डेली लेबर्स वाले टाइप के होते हैं। एंड जब उनको ज़रूरत होती है तो रख लेते हैं, या कभी कभी उनका फ़ोन नंबर लेके रख लेते हैं, ज़रूरत होती है तो उनको बुला लेते हैं, ठीक है। एंड क्या होता है कि द सुपरवाइजर्स का यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है कि वो लोग जो भी डिजायरेबल कैंडिडेट्स उनके लगते हैं ये भी, एंड दिस टाइप इज मेनली फॉर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स, राइट। उसके बाद आते हैं आपके कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स इज सिमिलर टू फैक्ट्री गेट समथिंग। कैजुअल कॉलर्स वही है कि वेकेंट पोस्ट है तो आपके जो भी कोई कैजुअली कंपनी में आया एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उसको आप रख लो एम्प्लॉयमेंट के लिए। सेंट्रल एप्लीकेशन फाइल, a file of past applicants who are not selected earlier have been maintained। क्या होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो दे गेट टन्स एंड टन्स ऑफ एप्लीकेशंस, तो जिसको उस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है उसको वो अलग करते हैं, हर एक पोस्ट पर उसको अप्लाई करते हैं, और बाकी सब जितने एप्लीकेशन उनके पास रहते हैं उसको वो हटाते नहीं है, दे कीप अ स्टॉक ऑफ इट। एंड मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ती है, कुछ नया उनके पास आता है, कुछ नया वैकेंसी आता है, तो दे ट्राई टू ओपन दैट सेंट्रल एप्लीकेशन फाइल एंड उसको पीरियोडिकली चेक करते हैं ताकि इसमें देखे कि इसमें इफ दे कैन फाइंड समबडी हु इज गुड इनफ और सूटेबल इनफ फॉर द जॉब। नेक्स्ट इज द लेबर यूनियंस। Labor unions in certain occupations like construction, hotels, maritime industries, they usually require from the unions, जो यूनियन लेबर यूनियन का उनका रहता है उसी में से एम्प्लॉय करते हैं। ये एडवांटेजेस होता है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि वो टाइम बचाता है, और साथ ही साथ क्या होता है एक गुडविल जेस्चर होता है कि हम आप ही में से लोगों को एम्प्लॉय करें या उनके बेटों को एम्प्लॉय करें, समथिंग लाइक दैट। नाउ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होता है कि दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, दीज आर कॉन्ट्रैक्टर्स आर द पीपल, जो कुछ लोग रहते हैं जिनके पास अपने कुछ लेबर का लोग कुछ लेबर्स रहते हैं, अपने कुछ दे हैव सम पीपल ऑन पेरोल। तो जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को काम कराना है तो, या जैसे ब्रिक का कंपनी और कंस्ट्रक्शन का जो जनरली बेसिकली होता है, तो क्या होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर को देते हो काम कराने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर अपना सब करके वो काम कराता है लेबर से। जनरली अनस्किल एंड सेमी स्किल में लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का काम होता है। फॉर्मर एम्प्लॉयज, मान लीजिए कोई किसी केस में जब ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट होता है या वीआरएस होता है, ये यू कैन गो थ्रू द आईडी एक्ट, डिस्कस दिस इन डिटेल। कोई फॉर्मर एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी छोड़ चुका है या फिर उनको ले ऑफ किया गया है, कंपनी से हटाया गया है किसी रीजन से, मान लीजिए ले ऑफ इज बेसिकली कि जब कंपनी के पास किसी रीजन से एम्प्लॉयज़ को हटाना पड़ता है फॉर द रीजन विच इज़ आउट ऑफ देयर कंट्रोल, सपोज स्टॉक ज़्यादा हो गया, रॉ मटेरियल्स कम हो गया, ऐसा कुछ होता है तो उसको ले ऑफ कहते हैं। तो मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी हटाया गया है तो उन लोगों को वापस ज्वाइन करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो प्रोवाइडेड दैट ऑफ कोर्स देयर रिकॉर्ड इज गुड, इज अ फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हो गया। अदर रिसोर्सेज में आता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस the external recruitment, there are certain other sources also, जैसे special lectures are delivered by the recruiter by the different institutions, and ज़रूरी नहीं है कि रिक्रूटमेंट डायरेक्टली उसके थ्रू, उन लोग के लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि ऑडियंस को दिखा सके सो दैट वो अच्छे से काम कर सके। साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट सिर्फ पेपर में नहीं होता है, एडवर्टीजमेंट आपके टीवी में हो सकता है, मैगजीन्स में हो सकता है, वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है, नोटिस हो सकता है, पैम्पलेट हो सकता है, लॉट्स ऑफ पीपल विजिटिंग द सर्टेन प्लेसेस वहाँ हो सकता है। नाउ द मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, पहला है यू गेट द अवेलेबिलिटी ऑफ द सूटेबल पीपल्स, क्योंकि बिकॉज आप अब सिर्फ अंदर से सिर्फ जो इंटरनल सोर्सेज में क्या होता था, आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, आप उसी में से ढूंढ रहे हो। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या है कि आपके पास ढेर सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ चॉइसेस, उस चॉइस में से आप बना सकते हो, ठीक है। तो जो आपको एग्जैक्टली जो स्किल और ट्रेनिंग चाहिए या एजुकेशन चाहिए वो उसमें हो सकता है। देन इट ब्रिंग्स न्यू आइडियाज एज वी सेड डिस्कस्ड अर्लियर, जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी, जो भी आपके जो नए लोग आ रहे हैं वो फ्रेश आइडियाज के साथ आ रहे हैं, द फ्रेश ब्लड विच इज कमिंग इन। इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज न्यू ट्रेड जो एम्प्लॉयज़ जो आते हैं, जो मान लीजिए एक कोई काम के लिए आप किसी को रख रहे हैं एंड यू आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग विद ऑल द स्किल्स एंड ऑल द डेटा विच आर अवेलेबल, तो क्या होता है जो आपकी जो ट्रेनिंग की ज़रूरत या फिर उनको पढ़ाने की ज़रूरत या उनको ट्रेन करने की ज़रूरत, दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस द जॉब।
Now, what are the demerits of external sources? One of the demerits of external sources is demoralization. क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को में अगर आप एम्प्लॉयज़ को विद इन ऑर्गेनाइजेशन इन एम्प्लॉय कर रहे हैं तो व्हाट हैपेंस इज दे आर हैप्पियर. ऑब्वियसली दे आर हैप्पियर एंड यू नो दे आर लाइक दे वांट, चलो अच्छा है कि हम हमारे में से ही जा रहे हैं. लेकिन मान लीजिए किसी को आप बाहर से लेके आ रहे हैं तो जो पुराने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो शायद गुस्सा करें, शायद उन्हें अच्छा नहीं लगे, राइट. तो डिमोरलाइज भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज द लैक ऑफ कोऑपरेशन. वो लोग एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करें. ठीक है, नए एम्प्लॉयज़ को शायद प्रॉब्लम हो तब उसके साथ काम करने में. इट इज़ एक्सपेंसिव बिकॉज यू आर रिक्रूटिंग फ्रॉम पीपल. तो एडवर्टीजमेंट में मीडिया में पैसे लगते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं. इट लाइक इज अ होल प्रोसेस. इसमें टाइम लगता है और एनर्जी लगता है और पैसे लगते हैं. Then problem of maladjustment. At times what happens is the new employee which comes might not be able to adjust to the new environment, or for that matter he might not be willing to adjust in the new environment. या फिर जो old employees already वहाँ पे हैं because they are demoralized and they are not very happy, so what they do is they try to create problems for this person. ये सारे चीज़ हो सकते हैं. लेकिन ये सब भी होने के बाद भी देयर इज सूटेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. क्योंकि वाई? बिकॉज आपके पास प्रॉपर स्किल, टैलेंट, नॉलेज लोग आ रहे हैं, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, बेटर टेक्निक्स आ रहे हैं, इम्प्रूव मेथड्स हो रहे हैं. जो लोग ऑलरेडी आ रहे हैं वो किसी प्री के साथ नहीं आ रहे हैं. मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आदमी ऑलरेडी काम कर रहा है, उसको पता है कि मैनेजर इज शॉर्ट टेम्पर्ड और मैनेजर रिएक्ट्स टू दिस थिंग और मैनेजर लाइक्स दिस समथिंग. तो पहले ही वो हिचक हो जाए. जो नया एम्प्लॉय आता है उसको तो पता नहीं है, तो क्या है उसके पास कोई प्री कंसीव नोशंस या रिजर्वेशंस नहीं होता है. Then the cost of employees भी minimum रहते हैं because you know they will be placed at the minimum scale. New entries जो आते हैं वो mix